नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की जनता से वादा तो किया गया था लाल आंखें दिखाने का, लेकिन स्वागत में बिछा दिए लाल कालीन। कहां लाल आंखें, कहां लाल कालीन, कहां लाल आंखें, कहां रेड कारपेट। और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सत्ता के मद में चूर भारतीय जनता पार्टी, और अब तो मैं सीधे सीधे कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस देश की जनता को, जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इस देश की 144 करोड़ जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि हम तो सत्ता में हैं, सरकार चला रहे हैं। अब तुम कुछ कहते रहो, कुछ करते रहो, हालांकि कर तो क्या पाओगे? तुम्हारे कहने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। और जन भावना का इतनी बुरी तरह से अपमान इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। इस देश के लोगों के मान सम्मान को इससे पहले कभी नहीं कुचला गया होगा। और बहुत ही गंभीरता से मैं ये बातें कह रहा हूं। चीन एक तरफ भारत की जमीन पर अपना दावा जता रहा है, पुरजोर तरीके से अपना दावा जता रहा है, लेकिन ऐसे माहौल में चीन के नेताओं का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुख्यालय में करते हैं, लाल कालीन बिछाकर करते हैं, हंगामा मच जाता है, चारों तरफ सवाल पूछे जाने लगते हैं, और इन सवालों के बीच चीन की तरफ से एक बयान भी आ जाता है। भारत के इलाके को, भारत की धरती को चीन अपना इलाका, अपनी धरती बताते हुए सीधे सीधे ठेंगा दिखाते हुए कहता है कि वो तो हमारी धरती है, हम जो चाहे करें। अब भारत की संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। अमित शाह ने सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि जान दे देंगे अपनी जमीन के लिए, कश्मीर के लिए। क्या बात करते हो? वो कहे हुए भी 6 वर्ष से ज्यादा हो गए, लेकिन चीन मुंह चिढ़ा रहा है। और ऐसी कौन सी मजबूरी है साहिब की कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में चीन के नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, और तमाम विवाद विरोध के बावजूद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की जन भावना को ठेंगा दिखाते हुए कह रहा है कि हमारी मर्जी, हम मिलेंगे, हमारा कार्यालय हम बुलाएंगे, हमारा मुख्यालय हम बुलाएंगे, तुम्हें इससे क्या? जी हाँ, वही स्टोरी मैं लेकर आपके सामने आया हूं। सिर्फ एक एक करके तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद फैसला आपका। कमेंट करके हमें अपने फैसले से जरूर अवगत कराइएगा। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, और जो उनके विदेश विभाग के मुखिया है चौथाई वाले साहब, उन्होंने चीन के नेताओं का स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया। फिर विवाद उठा, क्योंकि उसके बाद ही चीन की तरफ से बयान आ गया सक्सगाम घाटी को लेकर, भारत को मुंह चिढ़ाते हुए, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को एक तरह से धत्ता बताते हुए। लगा कि भारत सरकार की तरफ से कठोर प्रतिक्रिया जाएगी, सख्त रिएक्शन जाएगा, लाल आंखें दिखाई जाएगी, चीन को उनकी हैसियत बताने की कोशिश की जाएगी, और ये कहा जाएगा हमारे देश की सरकार की तरफ से कि खबरदार अगर भारत की 1 इंच भूमि को भी अपना बताने की कोशिश की। हालांकि कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये कह चुके थे कि वो हमारी धरती है, लेकिन उसके बाद भी चीन ने ये रिएक्शन दिया। दिल्ली में आप मुलाकात कर रहे हो, उनके नेताओं का स्वागत कर रहे हो, रेड कारपेट बिछाते हुए नजर आ रहे हो, और उसी दौरान चीन की तरफ से ये बयान आ जाता है, तो उम्मीद तो थी कि सरकार जवाब देगी। चलिए भैया, सरकार जवाब नहीं देगी, लेकिन सत्ता में लाने में जिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, उम्मीद थी कि भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत कुछ बोलेंगे। जब जब चुनाव आता है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये नहीं बताते भैया कि 2014 से सत्ता में आप हो, कौन रोक रहा है आपको हिंदू राष्ट्र बनाने से, या नरेंद्र मोदी आपकी बात मान नहीं रहे हैं? बताओ तो सही, सच क्या है? तो लगा कि चीन को लाल आंखें मोहन भागवत दिखाएंगे, चीन को उनकी हैसियत बताते हुए नजर आएंगे। चलिए, भागवत साहब चुप हो गए। फिर सोचा कि दत्तात्रेय होसबोले साहब, जो कि नंबर 2 की भूमिका में है और अगले संघ प्रमुख बनेंगे, वो ऐसा माना जाता है, वो आंख दिखाएंगे। लेकिन अचानक पता लगता है कि भैया ये क्या, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाद आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंच गए चीनी नेता, और वहां उनका स्वागत करते हुए खुद दत्तात्रेय होसवाले साहब नजर आ रहे हैं। और कैसे नजर आ रहे हैं, किस तरह से स्वागत किया, क्या बातें कही गई, क्या तर्क दिया गया, क्या तथ्य रखा गया, इन तमाम चीजों को अगर आप सुनेंगे तो हंस देंगे दोस्तों।
देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, देश की संप्रभुता के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता, इससे बड़ा मज़ाक नहीं हो सकता। और सबसे पहले मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, जिस शख्स गाम घाटी का बार-बार ज़िक्र किया जा रहा है, वो शख्स गाम घाटी कितना महत्वपूर्ण है, ये बता देता हूँ। यह सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है दोस्तों, मैप पे अगर आप जाएँगे ना, और अगर चीन यहाँ अपनी पक्की सड़कें और बुनियादी ढांचा बना लेता है, तो भारत के लिए किस तरह से सुरक्षा की चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँगी, क्योंकि ये जो बन जाएगा, तो भारत की सेना को उत्तर से चीन घेर लेगी। चीन की सेना घेरेगी और पश्चिम से पाकिस्तान की सेना घेर लेगी। बीच में हमारी सेना फंसी हुई, उत्तर से चीन, पश्चिम से पाकिस्तान, और ये भारत सरकार इस बड़े लोकेशन के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आगे कर कोरी बयानबाजी कर रहे हैं। और बीजेपी के साथ जो मुलाकात हुई कल, उस मुलाकात में कुछ बात हुई या नहीं हुई पता नहीं, लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में उनका जो स्वागत है, आरएसएस के जो भविष्य के मुखिया माने जाते हैं, अभी नंबर 2 में है, एक्टिंग रूप से वही प्रमुख एक तरह से मान लीजिए, दत्तात्रेय होसबाले साहब ने स्वागत किया। और यह बताया जा रहा है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन यानी सीपीसी का जो प्रतिनिधि मंडल था, इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े दिग्गज नेता दत्तात्रेय होसबाले साहब ने खुद मुलाकात की। अब इस मुलाकात को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहीं खबर आई है कि आधे घंटे की मुलाकात है, कहीं खबर आई है 1 घंटे की मुलाकात है। फिर ये खबर प्लान करने की कोशिश की गई संघ के सूत्रों के जरिए कि भैया एक ये सौजन्य मुलाकात है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के आग्रह पर ये मुलाकात की है। अब आधे घंटे मुलाकात हो या 1 घंटे मुलाकात हो, चीन के नेताओं के आग्रह पर ये मुलाकात हो, ये सौजन्य मुलाकात हो, शिष्टाचारवश मुलाकात हो, और इसका जो नेतृत्व था वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सन हयान ने किया। उनसे आपने जो भी बात की हो, लेकिन हम तो सिर्फ 2 ही 3 चीजें जानना चाहेंगे। चाहे अरुण सिंह हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाई वाले हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भविष्य के सर संघचालक माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबाले साहब हो, और इन तमाम लोगों के नेता चाहे मोहन भागवत हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, एस जयशंकर हो, योगी आदित्यनाथ हो, इन तमाम लोगों से यही पूछना चाहेंगे कि चीन आपकी जमीन पर कब्जा कर रहा है और आप उनका लाल कालीन बिछाकर, रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत कर रहे हो, और फिर खबरें प्लान कर रहे हो कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अनुरोध किया था। अब जरा इस तर्क को आप समझ लीजिए। इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो खबर प्लान की जा रही है, इस खबर को बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझने की कोशिश करिएगा। हंसी आएगी तो रोक लीजिएगा। मैंने तो यह खबर पढ़ी तो मैं अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पाया दोस्तों। ये कहा गया कि चीन के सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो दल है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कामकाज को समझना चाहता है। आरएसएस कैसे काम करता है, आरएसएस कैसे सोचता है, आरएसएस के कामकाज का ढंग कैसा है, आरएसएस के नेता कैसे काम करते हैं, इसके लिए उन्होंने आरएसएस के नेता से मिलने की रिक्वेस्ट की थी। और आरएसएस ने उस रिक्वेस्ट को मान लिया और चीन के प्रतिनिधि मंडल को अपने मुख्यालय, नया नया जो भव्य मुख्यालय बना है केशव कुंज, वहां आने के लिए आमंत्रित किया। अब आधे घंटे की मुलाकात हो या 1 घंटे की मुलाकात हो, इस मुलाकात में क्या कुछ निकला? कहा जा रहा है कोई खास एजेंडा नहीं था, ये औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, क्या वाकई आपको लगता है कि आरएसएस के कार्यप्रणाली को समझने के लिए चीन के नेताओं को आरएसएस मुख्यालय जाने की जरूरत है? बीजेपी की कार्यप्रणाली को समझने के लिए चीन के नेताओं को बीजेपी के मुख्यालय जाने की जरूरत है? इतना नेटवर्क तो उनका चुस्त दुरुस्त है कि यहाँ की तमाम खबरें वो रखते हैं। दरअसल जानबूझकर बीजेपी मुख्यालय जाना, उसके बाद भारत की धरती पर अपना दावा जताना, और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाकर चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का एक ऐसा रूप पेश करना चाहता है कि देखो हम उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हम उनकी जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन डरा हुआ भारत, सहमा हुआ भारत अपने राजनीतिक दल के मुख्यालय में जो सत्तारूढ़ है, अपने सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के मुख्यालय में न केवल हमारा स्वागत कर रहा है, बल्कि जो उनकी मूल विचारधारा है उसके हेडक्वार्टर में भी हमारा स्वागत कर रहा है।
क्यों? क्योंकि ये टाइमिंग बड़ी गजब है। चीन की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की जो बैठक है, 6 साल बाद हुई है। इससे पहले 6 साल पहले बैठक हुई थी और उससे पहले एक और मैं टोटल आपको बता देता हूँ कि जनवरी 2011 में जब नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चीन गया था और 2019 में अरुण सिंह, यही अरुण सिंह साहब, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। अरुण सिंह आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय के इंचार्ज भर नहीं है, बल्कि इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी रिश्तेदार भी हैं। तो रिश्तेदारी भी है, तो ये आना जाना ये तो तमाम चीजें लगी रहती है। लेकिन सवाल तो यही उठेगा कि भैया आपने पूछा सवाल, क्या सवाल पूछना था? सबसे पहला सवाल तो यही पूछ लेते कि सक्सगाम घाटी पर आप अपना दावा क्यों जता रहे हो और देश की जनता को बता दे दत्तात्रेय होसबोले साहब, देश की जनता को बता दे अरुण सिंह, देश की जनता को बता दे चौथाई वाले साहब कि भैया आपने कश्मीर की सक्सगाम घाटी पर चीन के साथ बातचीत की या नहीं की। हमारी सेना ये कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा था। इस पर आपने चीन से सवाल पूछा या नहीं पूछा? HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने तैनात किया था। पाकिस्तान को चीन ने PL-15 मिसाइलें दी थी जो भारत को निशाना बना रही थी। उस पर आपने बात की या नहीं की? चीन के शर्तों को स्वीकार करते हुए मानसरोवर यात्रा क्यों शुरू की? इस पर आपने बात की कि नहीं की? आपके धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप, कैलाश मानसरोवर यात्रा में आप पर समझौते थोपे गए हैं और आपकी संसद द्वारा पारित प्रस्ताव का खुले तौर पर अवहेलना करते हुए आपकी धरती को वो अपनी धरती बता रहे हैं। आपने उस पर चीन के साथ बातचीत की या नहीं की? और अगर की तो उसकी जानकारी देश की जनता को देना चाहिए और अगर नहीं की तो फिर देश की जनता को यह भी बता देना चाहिए कि क्या आपको इतना डर लगता है चीन से? अब कुछ बड़े सवाल भी आपके सामने उठाऊंगा। विदेश नीति कैसी होनी चाहिए किस देश की? बहुत सारे एंकर, बहुत सारे बड़े-बड़े पत्रकार उठ जाएंगे कि नहीं भारत के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। ये कौन से भारत के हितों का ध्यान रखा जा रहा है भैया? सब कुछ अमेरिका के पाले में डाल दो। ट्रम्प, 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 पूजा, यज्ञ, हवन, पता नहीं क्या-क्या किया गया। और यहां तक कि नए-नए कई सारे आचार्य भी आ गए हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उन्होंने कहा ये सनातन की जीत है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए। 50% टैरिफ लगा चुके हैं, 25% और टैरिफ लगाए जाने की बात कही जा रही है। 500% टैरिफ लगाए जाने का जो कानून है, वो बनाने जा रहे हैं। जो भी रूस से तेल खरीदेगा उस पे 500% का टैरिफ। आप डर गए। पहले आप जो हमारी गोदी मीडिया आपको बताती थी, देखिए ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके नाम पर अगर कोई आपको लगातार बेवकूफ बना रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए, ये गोदी मीडिया के जो एंकर और एंकरानियां हैं, वो आपको बता रहे थे कि ट्रंप को मोदी का साथ मिल गया और ट्रंप और मोदी चीन को सबक सिखाएंगे। और अब जब माहौल बदला, तो वो कह रहे कि ट्रंप और जिनपिंग मिलकर मोदी को सबक सिखाएंगे। ऐसे विदेश नीति नहीं होती है भैया। झूला झुलाना, पतंग उड़ाना, डमरू बजाना, ये विदेश नीति नहीं होती है। विदेश नीति जब संकट की स्थिति होती है, तो ठोस तर्कों और तथ्यों पर बात की जानी चाहिए, लेकिन उस ठोस तर्कों और तथ्यों पे बात नहीं की जाती। निश्चित तौर पर ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि ये कैसी विदेश नीति है कि आप सब कुछ अमेरिका के हाथ में दे देते हो और जब अमेरिका आपके खिलाफ हो जाता है तो आप सब कुछ चीन के हाथ में देते हो, चीन के लिए रेड कारपेट बिछाते हो, स्वागत करते हो और वो हमारी धरती पर अपना दावा जताता है। और चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर, मैं फिर से बता देता हूं, चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर किस तरह से भारत को घेरने का, भारत को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश के किसी भी नागरिक से पूछ लीजिएगा दोस्तों। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कट्टर भाजपाइयों से भी जाकर पूछ लीजिए कि क्या वो चीन की मंशा पर भरोसा करेंगे, तो वो कहेंगे कि नहीं करेंगे। और मैं बता दूं जाते जाते, ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 1947 में पाकिस्तान के धोखे के बाद जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, उसी में से एक हिस्सा जो है जिसमें सक्सगाम घाटी भी आता है, ये 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया। आपके लिए जब भी हम पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हिस्से की बात करते हैं, तो आपको लगता होगा कि उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास ही है, सिर्फ पाकिस्तान के पास है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान के पास ही नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए चीन को तोहफे के तौर पर दे दिया था। तो हमारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया पाकिस्तान ने, अवैध रूप से उसको तोहफे में दे दिया चीन को, ताकि चीन और पाकिस्तान दो तरफ से हमारी सेना को घेर सके। और वहां पर अब निर्माण कार्य जारी है और भारत जो है
अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बयान दिलवाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता है, जबकि इस देश की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हिस्से सहित पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब सदन के अंदर जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने की बात हो रही थी, उस समय बड़े ही पुरजोर शब्दों में छाती ठोक कर दावा किया था कि क्या बात करते हो, कश्मीर के लिए हम जान दे देंगे। शाह जी, 6 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्या किया आपने इसके लिए आपको इस देश की जनता को जरूर बताना चाहिए। बड़ी-बड़ी बातें करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी इस देश की जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था लोकसभा चुनाव के समय, उनको भी अब इस देश की जनता को सच बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहूंगा, मोहन भागवत, दत्तात्रेय होस बोले और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन नवीन, इन सबको भी ये बताना चाहिए कि भैया ऐसे माहौल में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का अपने अपने मुख्यालय में रेड कारपेट स्वागत करने की आखिर जरूरत क्या थी। और उसके बाद ये कई तरह के किंतु परंतु, उनका अनुरोध, उनके अनुरोध से मिले, हमारी कार्य प्रणाली समझना चाहते थे। दोस्तों, कार्य प्रणाली समझने के लिए उनको उनके हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं। पेटीएम याद है? याद होगा पेटीएम, जिनका प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। विज्ञापन आया था नोटबंदी के बाद इस देश के सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर। उसमें फिर चीनी कंपनी ने उसको खरीद लिया और वो जो पूरा डाटा, हम लोगों का आधार वाला जो डेटा था, वो चीन के पास पहले से ही मौजूद है। और अगर आपको समझ में ना आता हो तो किसी भी रिटायर्ड फौजी से पूछ लीजिएगा, किसी भी रिटायर्ड बड़े अधिकारी से पूछ लीजिएगा, किसी भी रिटायर्ड बड़े आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी से पूछ लीजिएगा। और नहीं तो भाजपाइयों को कहूंगा कि बड़े-बड़े नेताओं, पुराने नेताओं के घर पे जाते हैं ना गुलदस्ता लेके जन्मदिन की बधाई देने के लिए और अपने जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद देने के लिए, उनसे धीरे से पूछ लीजिएगा कि भारत के कितने डेटा जो हैं वो चीन के पास है, आपको वो बताएंगे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान से बड़ा खतरा जो है वो चीन है। पाकिस्तान से निपटना भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की दिक्कतें जो खड़ी होती है वो इसलिए खड़ी होती है क्योंकि उसकी पीठ पर कभी अमेरिका खड़ा रहता है, कभी चाइना खड़ा रहता है। इस देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि चीन सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन उसके बावजूद अब आप चीन के नेताओं का इस तरह से स्वागत कर रहे हैं और असली मुद्दों पर आपकी जुबान नहीं खुल रही। हमारे सेना के बलिदान पर आप सवाल नहीं पूछ रहे, चीन के धोखे पर आप सवाल नहीं पूछ रहे और अलग-अलग तथ्यों, तर्कों में इस देश को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो तमाम लोगों से कहूंगा, अपने देश के लोगों से कहूंगा, भक्तों से कहूंगा, सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। एक जीवंत लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है आंख बंद करके किसी भी तथ्य पर भरोसा करना नहीं, और जिसको आपने सत्ता में बिठाया है उनसे सवाल पूछना, क्योंकि सवाल विपक्ष से नहीं पूछे जाते, सवाल सत्तारूढ़ पार्टी से पूछे जाते हैं। और ये देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, मान सम्मान का सवाल है। इसलिए निश्चित तौर पर यह सवाल जो है वो हमें अपने देश के नेताओं से पूछना ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।